ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। मोहतरम नाजरीन और अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं तबस्सुम मौन मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू आला इब्तदाई मदरसा आशरा कॉलोनी रायचूर से संवेदा ई क्लासेस में आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। तो आज हम जमात हफ्तुम की नज़म कबूतर का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। अजीज़ बच्चों, सबसे पहले आप तमाम अपनी जमात हफ्तुम की उर्दू निसाबी किताब, पेन, नोटबुक अपने पास महफूज रखें कि इस मज़मून में हम जो भी पढ़ाएं, जो भी लिखने के लिए कहें, वो आप अपनी नोटबुक में दर्ज करते जाएं। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए एक नज़र देख लें कि आज हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पिछली नज़म का इयादा करेंगे, उसके बाद नज़म कबूतर और उसके अल्फाज व माने पढ़ेंगे, उसके बाद अशार की तशरीह, मशक़ी सरगर्मियाँ और आखिर में घर पर काम। इसके बाद आज की क्लास ख़त्म होगी। तो बच्चों चलिए आज हम सबसे पहले यादा करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास में पढ़ी नज़म कबूतर का यादा करते चलो। तो सबसे पहले हम शायर का तारुफ हासिल करेंगे। तो नज़म कबूतर के शायर हैं, ये इनकी तस्वीर है। इनका नाम मोहम्मद गौस खतीब है और इनका नाम मोहम्मद गौस और तखल्लुस खतीब है। नज़म कबूतर को लिखने वाले शायर मोहम्मद गौस खतीब, इनका नाम मोहम्मद गौस तखल्लुस खतीब है। 1941 में आपकी पैदाइश शहर नागमंगल ज़िला मंड्या में हुई। आप मौजूदा दौर के अहम शायर हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी से पहले तारीख़ में एम.ए. किया, फिर उर्दू में एम.ए. की संद हासिल की और दर्स व तदरीस से मुंसलिक रहे। ज़ाती मुतालिया और मश्क से शायरी पर उबूर हासिल किया। कारवाने अदब, बज़्म गालिब बेंगलुरु, बज़्म इकबाल मैसूरू और गुलजार अदब चन्नापट्टन की शहरी महफिलों में अपना कलाम पेश किया और दादे तहसीन हासिल की। रोज़नामा सालार, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा और रोज़नामा सियासत बेंगलुरु में इनकी तख्लीक़ात शाया होती रही हैं। इनका ये अदबी सफ़र अभी जारी व सारी है। तो बच्चों, अब हमने शायर का तारुफ हासिल किया। कल हमने शायर के मुतालिक जानकारी हासिल की थी, उसका इयादा भी हमने आप कर लिया। तो चलिए अब नज़म का इयादा करते चलें। तो सबसे पहला शेर है। खुशनुमा कबूतर नाजुक सी जान इनकी, है खुशनुमा कबूतर नाजुक सी जान इनकी, छोटे हैं पर फिज़ा में ऊंची उड़ान इनकी। शायर इस शेर में कहता है कि कबूतर बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सी जान रखने वाला परिंदा है। इनके पर बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन फ़िज़ा में यानी हवा में इनकी उड़ान बहुत ही ऊंची होती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कबूतर कितने खूबसूरत हैं और नाजुक से जान रखते हैं, और इनकी उड़ान आप बादलों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं। तो बच्चों,
एक मरतबा गौर से इस शेर की तशरीह सुनिए। शायर इस शेर में कहता है कि कबूतर बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सी जान रखने वाला परिंदा है। इनके पैर बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन फ़िज़ा में यानी हवा में इनकी उड़ान बहुत ही ऊंची होती है। तो चलिए अब हम दूसरे शेर की तरफ चलते हैं। नन्हे से ये परिंदे इनकी अदा निराली, नन्हे से ये परिंदे इनकी अदा निराली, रंगत सफ़ेद इनकी कुछ की काली काली। नन्हे से ये परिंदे इनकी अदा निराली, रंगत सफ़ेद इनकी और कुछ की काली काली। शायर इस शेर में कहता है कि कबूतर नन्हे से यानी छोटे छोटे प्यारे प्यारे खूबसूरत परिंदे हैं और इनकी अदा, इनका अंदाज बहुत ही निराला और अनोखा होता है। इनमें कुछ की रंगत सफ़ेद और कुछ की सियाह यानी काली होती है। अब तस्वीर में गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर सफ़ेद रंग का बहुत ही खूबसूरत कबूतर मौजूद है और दूसरी तस्वीर में सियाह रंग का कबूतर मौजूद है। और ये कबूतर कितने प्यारे और ख़ूबसूरत हैं और बहुत ही छोटे भी हैं। तो चलिए एक मरतबा इस शेर की तशरीह फिर से सुने। शायर इस शेर में कहता है कि कबूतर नन्हे से यानी छोटे छोटे प्यारे प्यारे खूबसूरत परिंदे होते हैं। इनकी अदा, इनका अंदाज बहुत ही निराला और अनोखा होता है। इनमें कुछ की रंगत सफ़ेद और कुछ की काली यानी सियाह होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ। आज का तीसरा शेर है। उड़ने का इनके मंज़र लगता है क्या सुहाना, उड़ने का इनका मंज़र लगता है क्या सुहाना, मीनारों मस्जिदों पर इनका सदा ठिकाना। उड़ने के इनके मंज़र लगता है क्या सुहाना, मीनारों मस्जिदों पर इनका सदा ठिकाना। शायर इस शेर में कहता है कि जब कबूतर फ़िज़ा में यानी हवा में उड़ते हैं तो इनका ये नज़ारा बहुत ही दिलपसंद और सुहाना होता है और वो हमेशा मीनारों और मस्जिदों पर अपना ठिकाना बनाते हैं। आप इस तस्वीर पर गौर कर सकते हैं। यहाँ पर एक मस्जिद की तस्वीर है और यहाँ पर मीनारें भी मौजूद हैं कि यहाँ पर कबूतर कितनी खूबसूरती से उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और उनका ज़्यादातर ठिकाना हमेशा मीनारों के ऊपर होता है और मस्जिदों के गुंबदों पर भी कबूतर अपना ठिकाना बनाना पसंद करते हैं। तो बच्चों चलिए एक आखिरी मरतबा इस शेर की तशरीह पढ़ेंगे। शायर इस शेर में कहता है कि जब कबूतर फ़िज़ा में उड़ते हैं तो इनका ये नज़ारा बहुत ही दिलपसंद सुहाना होता है और ये हमेशा मीनारों और मस्जिदों पर अपना ठिकाना बनाना पसंद करते हैं या अपना ठिकाना बनाते हैं। तो चलिए बच्चों आज हम आज की नज़म कबूतर जो कल आधी छोड़ी थी उसके आगे से जारी करते हैं, शुरू करता है। तो नज़म कबूतर। गुज़रे हुए अहद में ज़िशान था कबूतर, गुज़रे हुए अहद में ज़िशान था कबूतर, इंसान दोस्ती की पहचान था कबूतर। गुज़रे हुए अहद में ज़िशान था कबूतर, इंसान दोस्ती की पहचान था कबूतर। जाते थे ये कबूतर शाही पयाम लेकर, जाते थे ये कबूतर शाही पयाम लेकर, आशिक का ये लिफाफा माशुक के नाम लेकर। जाते थे ये कबूतर शाही पयाम लेकर, आशिक का ये लिफाफा माशुक के नाम लेकर। शाहों के मौरिकों में होते थे नाम बरे, शाहों के मौरिकों में होते थे नाम बरे, खुद अपने ही लहू में होते थे तरबतरे। शाहों के मौरिकों में होते थे नाम बरे, खुद अपने ही लहू में होते थे तरबतरे। तो बच्चों अब जो हम नज़म पढ़ी है आज की, तो इसमें आए अल्फाज व मानी को जानेंगे। तो
तो चलिए इस नज़म में मौजूद आज की नज़म में मौजूद अल्फाज व मानी। अल्फाज यहाँ पर हैं और मानी इस तरफ दर्ज हुए हैं। अल्फाज में अहद, अहद के मानी है ज़माना। ज़िशान, ज़िशान के मानी है शान और शौकत। शाही के मानी है बादशाही। नामाबर, नामाबर के मानी है कासिर, पैगाम पहुंचाने वाला या खबरी। तरबतर, जिसके मानी है खून में भीगा हुआ। लहू, लहू के मानी है खून। मौरिकों, मौरिकों के मानी है जंगें। तो बच्चों, अब आप अपनी नोटबुक में आप इन अल्फाज और मानी को दर्ज करेंगे और ख़याल रखें कि हुर्फ सही हों, उनके निशानात अलामत सही जगह पर हों। तो बच्चों, आपने अल्फाज व मानी अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे नज़म कंटिन्यू करें। आज की नज़म की अशार की तशरीह। तो सबसे पहले आते हैं, गुज़रे हुए अहद में ज़िशान था कबूतर, गुज़रे हुए अहद में ज़िशान था कबूतर, इंसान दोस्ती की पहचान था कबूतर। तो शायर इस शेर में कहता है कि कदीम ज़माने में कबूतर की शान और शौकत ही निराली हुआ करती थी और कबूतर इंसान दोस्ती का पहचान हुआ करता था। तो बच्चों, मौजूदा दौर से लेकर कदीम दौर में भी कबूतर इंसान और की दोस्ती का और बादशाहों के ज़माने में भी दोस्ती का एक बहुत ही अहम ज़रिया हुआ करता था। पैगाम को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पहुंचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल होता था और उनकी शान और शौकत बहुत ही उम्दा होती थी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कबूतर कितनी शान और शौकत के साथ और कितनी निराले और खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों, इस शेर में शायर कहता है कि कदीम ज़माने में कबूतर की शान और शौकत ही निराली हुआ करती थी और कबूतर इंसान दोस्ती का पहचान हुआ करता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शेर, जाते थे ये कबूतर शाही पयाम लेकर, जाते थे ये कबूतर शाही पयाम लेकर, आशिक का ये लिफाफा माशूक के नाम लेकर। जाते थे ये कबूतर शाही पयाम लेकर, आशिक का ये लिफाफा माशूक के नाम लेकर। आप तस्वीर पर देख सकते हैं, शायर इस शेर में कहता है कि कदीम ज़माने में कबूतर शाही यानी बादशाहों के पैगाम ले जाया करते थे और आशिक का लिफाफा माशूक के नाम ले जाया करते थे। कदीम ज़मानों में टेलीफोन, ईमेल्स, डाकिया कुछ भी नहीं हुआ करते थे, तो लोग कबूतर के ज़रिए एक दूसरे की खैर व खैरियत दरियाफ़्त करते थे। अहम मालूमात को पहुंचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करते थे। आम लोगों के साथ साथ बादशाहों भी और जंगों में भी हम कबूतर का इस्तेमाल करते थे। कदीम ज़माने से लेकर मौजूदा ज़माने में भी कबूतर को ख़बर रिसानी के लिए, पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कबूतर सिर्फ बादशाहों के पैगाम लेकर नहीं जाते थे, आशिक का लिफाफा और अपनी माशूका के लिए नाम भी ले जाया करते थे, जो मौजूदा दौर में भी बहुत सारे इलाकों में जारी व सारी है। बहुत सारे ऐसे इलाका हैं जहाँ पर नेटवर्क, टेलीफोन, दूर दराजों से राब्ता करने के ज़राए मौजूद नहीं हैं। वहाँ पर कबूतर का इस्तेमाल पैगाम पहुँचाने वाले परिंदे के तौर पर किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहों के मारिकों में होते थे नामा बरिए, शाहों के मारिकों में होते थे नामा बरिए, खुद अपने ही लहू में होते थे तरबतरिए। शाहों के मारिकों में होते थे नामा बरिए, खुद अपने ही लहू में होते थे तरबतरिए।
शायर इस शेर में कहता है कि बादशाहों के दरमियान हुई जंगों में कबूतर खबरी यानी पैगाम पहुंचाने वाले हुआ करते थे और ख़ुद अपने ही खून से भीगे हुए होते थे। आप तस्वीर पर गौर कर सकते हैं किस तरह कबूतर अपने ही खून में भीगे हुए हैं। जब जंगों के दरमियान किसी बादशाह को पैगाम पहुंचाना हो, जंगी हालात का मुआयना, उनके क्या चल रहा है इसके बारे में ख़बर बादशाह को पहुंचानी हो, तो कबूतर के ज़रिए बादशाह को पैगाम पहुंचाया जाता था। दरमियान में दुश्मनों के हमलों में और दुश्मनों के तीरों के बहुत सारे तीरों से कबूतर भी ज़ख्मी हुआ जाते थे और बहुत सारे कबूतर मर जाया करते थे। खुद शायर जैसे कह रहा है, खुद अपने ही लहू में होते थे तरबतरे, तो बिल्कुल ठीक कहता है शायर कि कबूतर जंगों के ज़माने में या जंगों के दौर में एक जगह से दूसरे जगह पैगाम पहुंचाने के लिए जंगी मैदान से जब उड़ान भरते थे तो बहुत सारे तीरों का निशाना बन जाया करते थे, जिसकी वजह से वो पैगाम दरमियान पहुंचाने से पहले ही अपने ही खून से भीगे हुए ज़मीन पर मुर्दा मौजूद होते थे या मुर्दा पाए जाते थे। तो चलिए इस शेर की और एक मरतबा तशरीह करेंगे। शायर इस शेर में कहता है कि बादशाहों के दरमियान हुई जंगों में कबूतर खबरी यानी पैगाम पहुंचाने वाले हुआ करते थे और वो खुद अपने ही खून में भीगे हुए होते थे। शायर कहता है कि कदीम ज़माने में या कदीम भारत में भी हम तारीख़ में पढ़े हैं कि हमारे हिंदुस्तान या हमारे मुल्क में बहुत सारी जंगें आपसी बादशाहों के दरमियान लड़ाइयाँ हुई हैं। इनमें खबरों की पहचाने के लिए सिर्फ कबूतर ही एक ऐसा ज़रिया था जो बादशाहों के मैदान जंग का हालात को बादशाह को उसके बारे में मालूमात फराहम करता था कि इस दौरान कबूतर अपने ही खून में भीगे हुए होते थे, यानी अपने ही खून में लहू लहान हो जाते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हमने नज़म का इयादा किया और नज़म पढ़ी, उनके अशार की भी तशरीह की। तो चलिए अब हम चलते हैं मश्क की सरगर्मियों की तरफ। तो आज हमने जो भी पढ़ा, जो भी ये याद किया, चलिए उसके ताल्लुक से चंद आपको मश्क की सरगर्मियाँ कराती चलो। तो सबसे पहले इन अशार को मुकम्मिल कीजिए। तो आज की मश्क की सरगर्मियों में सबसे पहली मश्क है इन अशार को मुकम्मिल कीजिए। नन्हे से ये परिंदे, तो इसका मुकम्मिल जुमला क्या होगा? नन्हे से ये परिंदे इनकी अदा निराली। बहुत खूब, नन्हे से ये परिंदे इनकी अदा निराली, तो यहाँ पर जुमला मुकम्मिल हो गया। तो चलिए दूसरा, रंगत सफ़ेद इनकी। दूसरा क्या है? रंगत सफ़ेद इनकी, तो इसका मुकम्मिल अशार क्या होता? रंगत सफ़ेद इनकी और कुछ की काली काली। रंगत सफ़ेद इनकी और कुछ की काली काली, तो इस तरह से शेर मुकम्मिल होगा। तो अब आगे, गुजरे हुए अहद में, क्या है? गुजरे हुए अहद में, आगे का शेर क्या है? गुजरे हुए अहद में ज़िशान था कबूतर। ज़िशान था कबूतर, ये जुमले से ये अशार पूरी तरह से मुकम्मिल हो गया। गुजरे हुए अहद में ज़िशान था कबूतर। इंसान दोस्ती की, इंसान दोस्ती की पहचान था कबूतर। इंसान दोस्ती की पहचान था कबूतर। आगे बढ़ते हैं। शाहों के मारिकों में, शाहों के मारिकों में होते थे नामाबरे। शाहों के मारिकों में होते थे नामाबरे। तो बच्चों, इन अशार को मुकम्मिल कीजिए। जो ये सरगर्मी आपको नज़र आ रही है, आप इस सरगर्मी को अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। तो बच्चों, आपने अपनी नोटबुक में इन अशार को मुकम्मिल कीजिए सरगर्मी को दर्ज कर लिया होगा। तो चलिए अगली सरगर्मी की तरफ चलते हैं।
तो आपकी अगली सरगर्मी है, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर 5 मुख्तलिफ अल्फाज हैं, आपको उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। आपका पहला लफ्ज़ है नाजुक, दूसरा ऊंची, तीसरा नामाबर, चौथा कुदरत, पांचवा शाही। तो चलिए सबसे पहले हम नाजुक लफ्ज़ का जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। नाजुक, फूल बहुत ही नाजुक होते हैं। फूल बहुत ही नाजुक होते हैं। सब जानते हैं फूल सख्त नहीं होते, कि फूल बहुत ही नाजुक है। आप फूल के एक बार ऊपर से नीचे ज़ोर से झटक दो तो उनके पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, उनकी पूरी पखड़ियाँ झड़ जाती हैं। तो वो एक बहुत ही नाजुक होते हैं। तो इस जुमले का इस्तेमाल नाजुक का, फूल बहुत ही नाजुक होते हैं। तो चलिए दूसरे लफ्ज़ की तरफ। ऊंची, जी तो क्या है ऊंची। तो उसका जुमलों में इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया है, बड़े बड़े शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। तो ऊंची के जुमलों में इस्तेमाल कुछ इस तरह से है, बड़े बड़े शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। बिल्कुल सही, आप शहरों में बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें देख सकते हैं। अब वही देहातों और गांव में ऊंची ऊंची इमारतें नज़र नहीं आती। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, नामाबर। नामाबर यानी खबर पहुंचाने वाला। तो इस जुमले को इस्तेमाल करते हैं। चलें। कदीम ज़माने में कबूतर नामाबर हुआ करते थे। नामाबर, कदीम ज़माने में कबूतर नामाबर हुआ करते थे, यानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम को खबर पहुंचाने के लिए कबूतर नामाबर हुआ करते थे, यानी खबरी हुआ करते थे, खबर पहुंचाने वाले हुआ करते थे। चौथा, कुदरत। खुदा की कुदरत निराली है। खुदा की कुदरत निराली है। आप जानते हैं ये पूरी कायनात खुदा ने तामीर की और इसकी कुदरत बहुत ही निराली खूबसूरत है। हम उसके मुतालिक सोच भी नहीं सकते कि हमारी इस कुदरत में हर तरह के 9 अक़साम के मालूमात, मादनियात, ज़मीनें, पानी, आबहवा, हर एक चीज़ मौजूद है। तो नंबर 4, कुदरत। खुदा की कुदरत निराली है। तो चलिए नंबर 5, शाही। शाही, कदीम भारत में बहुत से शाही खानदानों ने हुकूमत की। शाही के जुमलों में इस्तेमाल कुछ इस तरह से है, कदीम भारत में बहुत से शाही खानदानों ने हुकूमत की। हमारा मुल्क बहुत सारे शाही खानदानों से भरा हुआ था। कदीम ज़माने में बहुत सारे ख़ानदान थे, जैसे कदम्बा, अकबर, बाबर के ज़माना, आदिल शाही का ज़माना, बहुत सारे हैं। तो हमारा मुल्क भारत में बहुत सारे शाही ख़ानदानों ने हुकूमत की। तो बच्चों, तो आप अब क्या करेंगे, इस मश्क़ी सरगर्मी को अपनी नोटबुक में खुशखती के साथ दर्ज करेंगे। अल्फाज को सुर्ख रंग से और उसके जुमलों के इस्तेमाल को ऊदे पेन से या ब्लू पेन से खुशखती के साथ अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। तो बच्चों, चलिए एक मरतबा फिर से इन्हें पढ़ें। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला, नाजुक, फूल बहुत ही नाजुक होते हैं। दूसरा, ऊंची, बड़े बड़े शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। नंबर 3, नामाबर, कदीम ज़माने में कबूतर नामाबर हुआ करते थे।
नंबर 4 कुदरत। खुदा की कुदरत निराली है। नंबर 5 शाही। कदीम भारत में बहुत से शाही ख़ानदानों ने हुकूमत की। तो बच्चों, आप अपने नोटबुक में इनको दर्ज करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा। आपको बहुत सारी मालूमात मिल जाएंगे, आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में भी इजाफ़ा होगा। आपको लिखने से आपके हैंड राइटिंग भी सुधरेगी और आप खुशखती से लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगली सरगर्मी की तरफ। चलिए अब अगली सरगर्मी करते हैं। इन अल्फाज की जमा लिखिए। तो बच्चों, इन अल्फाज की जमा लिखिए। लिफाफा, पहला लफ्ज़ क्या है? लिफाफा। लफ्ज़ लिफाफे की जमा क्या है? लिफाफों। बहुत खूब। तो चलिए, सदी, सदी की जमा है सदियों। शाही, लफ्ज़ शाही की जमा है शाहों। आशिक, आशिक लफ्ज़ की जमा है आशिकों। मौरिक, मौरिक लफ्ज़ की जमा है मौरिकों। दोस्त, दोस्त लफ्ज़ की जमा है दोस्तों। तो बच्चों, इन अल्फाज की जमा को आप अपनी नोटबुक में खुशखती के साथ दर्ज करते हुए लिखेंगे और लिखते हुए इन अल्फाज को पढ़ेंगे भी, जिससे आपको उनका लफ्ज़ और उनके अल्फाज और उनकी जमा भी आपको अज़बर हो जाएगी, आपके जहन में महफूज हो जाएंगे। तो चलिए आप इन अल्फाज की जमा को अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। तो बच्चों, चलिए एक मरतबा फिर से इन अल्फाज व मानी को पढ़ें। इन अल्फाज की जमा लिखिए। लिफाफा, इसकी जमा है लिफाफों। सदी, सदी की जमा है सदियों। शाही, शाही की जमा है शाहों। आशिक, आशिक की जमा है आशिकों। मौरिक, इसकी जमा है मौरिकों। दोस्त, दोस्त की जमा है दोस्तों। तो बच्चों, चलिए अब हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। इन सवालात के जवाब दीजिए। तो बच्चों, चलिए आज हमने जो नज़म पढ़ी, इस नज़म के ताल्लुक़ से मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी, आप इन सवालात के जवाब दीजिए। आपका पहला सवाल है, कबूतर किसका पैगाम लेकर जाते थे? सवाल, कबूतर किसका पैगाम लेकर जाते थे? तो जी हाँ, सही जवाब। इसका जवाब है कबूतर शाही पैगाम लेकर जाते थे। तो इसका जवाब है कबूतर शाही पैगाम लेकर जाते थे। तो आपका दूसरा सवाल है, इंसान दोस्ती की पहचान कौन था? इंसान दोस्ती की पहचान कौन था? तो ढूंढिए जवाब। आप लोगों को जवाब मिल गया होगा, तो चलिए इसका जवाब सुनेंगे। तो इसका जवाब है, कबूतर इंसान दोस्ती की पहचान था। जी सही, कबूतर इंसान दोस्ती की पहचान था। तो आइए अब हम आज के तीसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, कबूतर किस में तरबतर होते थे? सवाल दोबारा से सुने।
कबूतर किस में तरबतर होते थे? बहुत खूब, सबको भी जवाब पता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब यहाँ पर मौजूद है। जवाब, कबूतर अपने ही खून में तरबतर होते थे। कबूतर क्या है? अपने ही लहू में, अपने ही खून में तरबतर यानी भीगे हुए होते थे। तो चलिए बच्चों, एक मर्तबा इन सवालात और इनके जवाब पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, कबूतर किसका पैगाम लेकर जाते थे? इसका जवाब, कबूतर शाही पैगाम लेकर जाते थे। कबूतर क्या है? शाही पैगाम लेकर जाते थे। सवाल नंबर 2, इंसान दोस्ती की पहचान कौन था? इंसान दोस्ती की पहचान कौन था? तो जवाब, कबूतर इंसान दोस्ती की पहचान था। जी बिल्कुल, कदीम ज़माने से ही कबूतर क्या है? इंसान दोस्ती की पहचान है। तो सवाल नंबर 3, कबूतर किस में तरबतर होते थे? कबूतर किस में तरबतर होते थे? किस में भीगे हुए होते थे? तो जवाब, कबूतर अपने ही खून में तरबतर होते थे। कबूतर अपने ही लहू में, अपने ही खून में तरबतर यानी भीगे हुए होते थे। कबूतर क्या है? अपने ही खून में तरबतर होते थे। तो बच्चों, इन सवालों के जवाबात को आप अपनी नोटबुक में खुशखती के साथ दर्ज करेंगे। सवालात को लाल पेन से और जवाबात को नीले पेन से लिखेंगे। तो बच्चों, आपने इन सवालात के जवाबात को अपनी नोटबुक में दर्ज कर लिया होगा। तो चलिए आज हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप अपना घर पर काम क्या है उसको सुन लें और अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए इसके जवाबात आप हल कीजिए। तो आज का आपका घर का काम है यानी आपका होमवर्क है, कबूतर से कौन कौन से काम लिए जाते हैं। तो बच्चों, आपका होमवर्क है, कबूतर से कौन कौन से काम लिए जाते हैं। इस सवाल को आप अपने ख़यालात के मुताबिक, इस नज़म में दिए गए मालूमात के मुताबिक अपना इजहार करते हुए अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास आपको मज़ा आया होगा। तो चलिए आज हम इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका आगे का हिस्सा अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, इस नज़म का इजाज़ा ज़रूर कीजिए और अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिना